हेलो स्टूडेंट्स। वेक्टर सीरीज के इस पार्ट 2 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इसके पहले हम लोगों ने वेक्टर सीरीज का पार्ट 1 किया, जिसमें एमएसटी सीटी के कुछ क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व किया। और उस पार्ट 1 की खास बात ये रही, उसमें हम लोगों ने कुछ नई नई चीजों को सीखा। और 12th में जो हमने वेक्टर्स चैप्टर्स में जो कॉन्सेप्ट, जो फार्मूला पढ़ा था, उसका भी अच्छे से इस्तेमाल किया, अच्छे से यूज किया। वो सब यूज करके अपने क्वेश्चन को सॉल्व किया। एक चीज हमने और सीखा, क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारी अप्रोच क्या होनी चाहिए। क्वेश्चन को जब हम पी वाई क्यू करते हैं, तो पी वाई क्यू करने के पीछे हमारा एम क्या होना चाहिए। हमें अपनी स्पीड को इंक्रीज करना है, इंप्रूव करना है, और कैलकुलेशन एक्यूरेसी को बढ़ाना है। कैलकुलेशन गलत ना हो और तेज स्पीड में हम सॉल्व कर पाए, क्योंकि एमएसटी सीटी जो बच्चा समय बचा लिया वो समझो सब कुछ पा लिया। तो आज हम लोग पार्ट 2 में उसके आगे क्वेश्चन नंबर 9 ले रहे हैं। तो ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, आओ क्वेश्चन को स्टार्ट किया जाए। बोल रहा है कि द नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ पी, नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ पी फॉर विच द वेक्टर, ये देखो एक वेक्टर ये दिया है और सेकेंड वेक्टर ये दिया है, एंड दिस वन इज थर्ड वेक्टर, आर लीनियरली डिपेंडेंट। अच्छा, पहले हम ये समझते क्या निकालना है। नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ पी, ये पूछ रहा है कि आप बताओ पी की कितनी इंटीग्रल वैल्यू आएगी। मान लो, थोड़ी देर के लिए मान लो हमने सॉल्व किया और पी की वैल्यू मिल गई 2, पी की वैल्यू मिल गई 2, और एक मिल गया -1, एक मिल गया 3/2। ऐसे सपोज करो हमने सॉल्व किया, पी की ये वैल्यू मिल गई। अब ये बोल रहा है क्वेश्चन में नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ पी, यानी पी आपने जो सॉल्व किया, पी की कितनी वैल्यू है जो इंटीजर्स में आई है। तो यहां आप ध्यान से देखो, ये दो वैल्यू इंटीजर्स है, तो पी की कितनी इंटीग्रल वैल्यू हो गई 2। ध्यान से देखो, ये इंटीजर नहीं है, तो पी की 2 ही वैल्यू ऐसी हैं जो इंटीजर्स है, यानी पी की कितनी इंटीग्रल वैल्यू होगी 2। क्वेश्चन में अपने को ऐसे पूछ रहा है। अब आओ दूसरी चीज देखते हैं, सॉल्व कैसे करना है। यहां एक अच्छी चीज ये लिखा है, वेक्टर्स आर लीनियरली डिपेंडेंट, वेक्टर्स आर लीनियरली डिपेंडेंट। अब अगर आप इसका मीनिंग नहीं समझ पा रहे हो तो फिर क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे, क्वेश्चन कर पाना मुश्किल है। लीनियरली डिपेंडेंट, इसका मतलब होता है वेक्टर्स आर कोप्लेनर, वेक्टर्स आर कोप्लेनर, यानी तीनों वेक्टर एक ही प्लेन में है, तीनों वेक्टर एक ही प्लेन में है। क्या इसका मतलब समझा क्या? वेक्टर्स आर लीनियरली डिपेंडेंट, इट मींस वेक्टर्स आर लाई ऑन द सेम प्लेन। और वेक्टर जब एक ही प्लेन पे लाई करते हैं, उनको बोला जाता है दे आर कोप्लेनर वेक्टर्स। अच्छा, एक दूसरा भी हो सकता है, ऐसा भी, वेक्टर्स आर लीनियरली इंडिपेंडेंट, वेक्टर्स आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। उसका मतलब क्या? उसका मतलब वेक्टर्स आर नॉट कोप्लेनर, यानी दिए गए वेक्टर एक ही प्लेन में नहीं है। अच्छा, अगर एक ही प्लेन में है तो क्या खास बात होगी? एक ही प्लेन में है, तीन वेक्टर एक ही प्लेन में है, कोप्लेनर है। मान लो वेक्टर ए बार बी बार सी बार है, तो हमको मालूम है ए बार बी बार सी बार, इसका बॉक्स प्रोडक्ट इक्वल टू 0 होता है। और बॉक्स प्रोडक्ट आपको मालूम है कैसे सॉल्व करते हैं, डिटरमिनेंट इज इक्वल टू 0। अब हमारा अप्रोच यही होना चाहिए। क्वेश्चन से हमने समझ लिया वेक्टर्स आर लीनियरली डिपेंडेंट, इट मींस वेक्टर्स आर कोप्लेनर। इफ वेक्टर्स आर कोप्लेनर, then its box product is equal to 0, तो डिटरमिनेंट 0 हो जाएगा। अब ध्यान से देखो, अब अपने को ना टाइम बचाने के लिए वेक्टर आपको नहीं लिखना है, डायरेक्ट इसका डिटरमिनेंट इक्वल टू 0 करना है। तो डिटरमिनेंट ये देखो, पहला वेक्टर देखो, ये पहला वेक्टर, आई का कोएफिशिएंट क्या है, p+1 है। फर्स्ट रो में हम लोग क्या लिखते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ आई, कोएफिशिएंट ऑफ जेड, कोएफिशिएंट ऑफ के।
ऐसे सेकंड वेक्टर का i का कोएफिशिएंट, j का कोएफिशिएंट, k का कोएफिशिएंट, ऐसे हम लोग थर्ड रो में भी लिखते हैं। j का कोएफिशिएंट कितना है -3, k का क्या है p है। और सेकंड वेक्टर देखो, ये देखो सेकंड वेक्टर, i का कोएफिशिएंट क्या है p है, j का कोएफिशिएंट क्या है p+1 है, k का क्या है -3 है। और थर्ड वेक्टर में चलते हैं, ये रहा अपना थर्ड वेक्टर, i का कोएफिशिएंट -3, j का p है, k का क्या है p+1 है। ये डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा, इक्वल टू 0। अब यहां पर देखो, अगर हम लोग ऐसे नॉर्मली इसको सॉल्व करें, अच्छा क्वेश्चन बनाने वाले ये भी जानते हैं कि अगर इसको नॉर्मली सॉल्व करना है तो टाइम टेकिंग क्वेश्चन है, इसलिए कुछ ऐसा टेक्निक, ऐसा कुछ इसमें ट्रिक दिया रहता है ताकि हम लोग इसको इजीली सॉल्व कर पाए। अब ध्यान से देखो, अगर मैं फर्स्ट कॉलम के सारे एलिमेंट को प्लस कर दूं, फर्स्ट कॉलम के सारे एलिमेंट को अगर मैं प्लस कर दूं, ये देखो p प्लस p कितना आ जाएगा 2p, यहां पर +1 है -3 -2 आएगा। अगर मैं सेकंड कॉलम के एलिमेंट को प्लस कर दूं इसको, ये भी उतना ही आएगा। अगर इसको मैं प्लस कर दूं, थर्ड कॉलम के एलिमेंट्स को प्लस कर दूं, वो भी इतना ही आएगा। अगर किसी डिटरमिनेंट में कुछ ऐसा है, सारे कॉलम का सम अगर सेम आ रहा है, या फिर ऐसा भी हो सकता है सारे रो का सम सेम आए। अगर इसमें देखो रो, फर्स्ट रो देखो p प्लस p, ये भी 2p, -3 + 1 -2, यानी फर्स्ट रो का सम भी इतना ही है, सेकेंड रो का भी सम यही है, थर्ड रो का भी सम यही है। अगर ऐसा है, अगर सारे कॉलम का सम सेम आ रहा है, या फिर सारे रो का जितने भी एलिमेंट हैं उनका सम करने पर सेम आ रहा है, तो इसको सॉल्व करने का एक बेहतर तरीका देखो। अभी हमने सारे कॉलम का सम निकाला, कितना आया, अरे सर 2p - 2 आया। अब क्या करना है, कॉलम, फर्स्ट कॉलम ले लो, किसी भी कॉलम को, यहां मैंने फर्स्ट कॉलम कंसीडर किया, फर्स्ट कॉलम के सारे एलिमेंट्स को हटा दो, ये जो सम आया वो लिख दो। तो 2p - 2, 2p - 2, 2p - 2, और सेकेंड कॉलम ऐसे लिख लो -3 p+1, और ये हो गया p। थर्ड कॉलम को भी ऐसे लिख लो p -3 p+1, दिस इज इक्वल टू 0। ढंग से जरा समझना, मैं आपको बता बता के कर रहा हूं, इसके लिए टाइम लग रहा है, बाकी टाइम कुछ नहीं लगेगा। अब देख रहे हैं फर्स्ट कॉलम के सारे एलिमेंट सेम हो गए, सॉरी यहां पर 2 लिखना था, ये 2, सारे एलिमेंट सेम है, सारे एलिमेंट सेम है। और इसको हम लोग कॉमन ले लेते हैं, तो हमने 2p - 2 कॉमन ले लिया। अब डिटर्मिनेंट में क्या बचेगा, ये सब में से हमने ये 2p - 2 कॉमन ले लिया, तो इन सब के प्लेस पे आ जाएगा 1 1 1, बाकी के एलिमेंट सेम रहेंगे, -3 p+1 एंड p। थर्ड कॉलम के एलिमेंट्स हैं p -3 p+1, दिस इज इक्वल टू 0। अब यहां पर एक चीज और समझो, इसको अभी मैं डिटर्मिनेंट से एक्सपांशन नहीं करूंगा, जैसा कि हमने डिटर्मिनेंट को सॉल्व करना सीखा है, अभी मैं वैसा नहीं करूंगा, लेंदी हो जाएगा कैलकुलेशन। इसमें एक और हम लोग तरीका अपनाते हैं, ये देखो 2p - 2, यहां देखो, यहां पर ये अपना सेकेंड रो है, थर्ड रो है, मैं सेकेंड रो को रिप्लेस कर रहा हूं, और यहां पर मैं ट्रांसफॉर्मेशन लिख रहा हूं। सेकेंड रो R2 को मैं चेंज कर रहा हूं R2 - R1 करके, R3 को भी मैं चेंज कर रहा हूं R3 - R1 करके। तो हमने R1 को कुछ नहीं किया है, R1 में कुछ भी छेड़छाड़ किया ही नहीं है, तो R1 को ऐसे लिख लो 1 - 3p। R2 को हमने चेंज किया है, कैसे चेंज किया R2 को, R2 - R1, R2 - R1, यानी ये जो R2 है, यहां पर आप R2 - R1 करके लिखोगे, R2 - R1, 1 - 1 कितना 0, p+1, इसमें से जब -3 करोगे, ये देखो ऐसे p+1, इसमें से जब ऐसे -3 करोगे तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, 3 + 1 4, यानी यहां आएगा p+4। -3 में से p माइनस करोगे
तो ये आ जाएगा -3 -p। यहां देखते रहना, अलग अलग एलिमेंट है। R3 को भी मैं चेंज कर रहा हूं। कैसे चेंज कर रहा हूं? R3 माइनस R1 करके 1 - 1 यहां आएगा 0। p -3 करेंगे तो ये देखो प्लस हो जाएगा p + 3। p + 1 ये -p करोगे, -p + p कटेगा, यहां पर 1। दिस इज इक्वल टू 0। अब देखो इस डिटर्मिनेंट की खास बात ये हो गई कि दो एलिमेंट 0 हो गया, तो जब इसका एक्सपांशन करेंगे तो दो टर्म अपने को 0 मिल जाएगा। कैसे एक्सपांशन करोगे? 2p - 2, ये फैक्टर ऐसे चल रहा है। अब इसको एक्सपांड करने आपको आता है। पहला एलिमेंट लेते हैं हम लोग 1, फिर ये दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। p + 4 × 1 करोगे, p + 4 आएगा। अब ये देखो, ये क्या है? p + 3। ये क्या है? -3 - p। अब ध्यान से देखो, यहां पर किसको इंटू करना है? p + 3, इसको इंटू करना है -3 - p से। ध्यान से देखो, p + 3, अगर मैं इसमें से माइनस कॉमन ले लूं तो ये हो जाएगा 3 + p हो जाएगा। ये प्लस है, ये माइनस, प्लस इंटू माइनस माइनस। और ये देखो p + 3 और 3 + p, चाहे 3 + p बोलो चाहे p + 3, p + 3 × p + 3, इसका आ गया स्क्वायर। तो यहां पर माइनस आ रहा है और हम लोग यहां पर क्या लिखते हैं? माइनस ही लिखते हैं। तो माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा? प्लस p + 3 का होल स्क्वायर। और जब सेकंड हम लोग एलिमेंट लेते हैं माइनस के साथ में, लेकिन ये तो ऑलरेडी माइनस है, तो माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा? +3 हो जाएगा। अब जब इसका करिस्पॉन्डिंग कॉलम और रो आप कट करेंगे तो ये 0 0 और ये दो एलिमेंट बचेंगे। 1 × 0 0 0 इंटू दिस 0, यानी यहां 0 आएगा। अब लास्ट एलिमेंट लेंगे p। अब इसका करिस्पॉन्डिंग कॉलम, करिस्पॉन्डिंग रो कट कर दिया तो ये 4 एलिमेंट बचा ये। और ये देखो 0 0 है तो ये भी पूरा हो जाएगा 0। और इसको जरा सॉल्व करें। हाँ, इज इक्वल टू 0 भी है। तो यहां ये देखो 2p - 2, और यहां पर ये वाले ब्रैकेट में जरा ध्यान दो, ये p + 4 है। और यहां पर देखो जरा p + 3 का होल स्क्वायर, यानी ये हो जाएगा p² + 6p + 9। बाकी ये सब 0 हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। अब यहां पहला फैक्टर अभी ऐसे चल रहा है, 2p - 2। यहां पर बताओ क्या हो गया? p², 6p + 1p कितना आ जाएगा? 7p। और ये 4 + 9 कितना हो गया? 13 हो गया। दिस इज इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व करके अपने को p की वैल्यू निकालना है। आओ नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। पेज भर गया पूरा। 2p - 2, 2p - 2। आओ वापस लिख लेते हैं 2p - 2। ब्रैकेट में क्या आया था? p² - 7p + 13, दिस इज इक्वल टू 0। आपने 10th स्टैंडर्ड में पढ़ा है या फिर कॉमन सेंस की बात है। ये देखो पहला फैक्टर, ये दूसरा फैक्टर, दोनों फैक्टर्स इसका प्रोडक्ट है 0। तो या तो पहला फैक्टर 0 होगा, 2p - 2 0 होगा, या तो ये सेकेंड फैक्टर p² + 7p + 13 ये इक्वल टू 0 होगा। अच्छा, अगर ये इक्वल टू 0 है तो बताओ -2 इधर करेंगे +2, ये 2 × p है, 2 × में है, इधर लाओगे डिवाइड हो जाएगा, कैंसिल करोगे 2 1 जा 2, p की वैल्यू आ गई 1। अच्छा यहां बताओ, यहां ये क्या बोलते हो? क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है? ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं दिख रहा आपको? अच्छा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम लोग सॉल्व करने से पहले ये उसका डिस्क्रिमिनेंट चेक करते हैं। b² - 4ac, इसकी वैल्यू क्या आएगी? इसकी वैल्यू अगर इक्वल टू 0 है तो रियल एंड इक्वल रूट्स, ग्रेटर देन 0 है तो रियल एंड अनइक्वल रूट्स, अगर लेस देन 0 यानी निगेटिव है तो हम लोग बोलेंगे नो रियल रूट्स। आओ पहले चेक कर लेते हैं। इसमें हम लोग चेक कर लेते हैं कि इसका रूट्स कैसे मिलेगा। तो फार्मूला देख रहे हैं b²। अच्छा, b की वैल्यू क्या बोलते हो? 7 नहीं है? 7। तो बताओ, ये देखो ये 7 का स्क्वायर -4a, a की वैल्यू 1 है, 1 × c की वैल्यू कितना है? 13 है। अब इसको सॉल्व करो, 49 -13 4 जा 52, 49 - 52 बताओ कितना आ जाएगा? -4।
-3 कितना आ जाएगा ये -3। अच्छा -3 इसका मतलब दिस इज निगेटिव लेस देन 0। अगर b स्क्वायर -4ac अगर ये निगेटिव आता है तो हम लोग बोलते हैं नो रियल रूट्स। नो रियल रूट्स यानी p की कोई रियल वैल्यू यहां से नहीं मिलेगी। तो अपने को p की सिर्फ एक वैल्यू मिली, क्या 1। अपने को 1 नहीं पूछा, ये पूछ रहा है कि p की कितनी इंटीग्रल वैल्यू है, तो p की एक ही इंटीग्रल वैल्यू मिली। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्या बोलते हो, समझ में आया क्या? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन लेते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 10। इफ ए बार बी बार सी बार आर 3 यूनिट वेक्टर्स। क्वेश्चन एकदम ध्यान से पढ़ने का, एकदम अच्छे से रीड करने का, ताकि एक ही बार में अपने को दिया हुआ इंफॉर्मेशन समझ में आ जाए। ए बार बी बार सी बार क्या है, यूनिट वेक्टर से, यानी उसका मॉड 1 होगा। ए का मॉड 1, मॉड मतलब मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड 1, सी का मैग्नीट्यूड 1, सच दैट मॉड ऑफ ए बार प्लस बी बार होल स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ ए बार प्लस सी बार होल स्क्वायर दिस इज इक्वल टू 8। तो आपको ये फाइंड आउट करना, इसकी वैल्यू बताओ। तो क्या अप्रोच होनी चाहिए क्वेश्चन, जिसकी वैल्यू बताना है, जो हमको निकालना है, पहले आप कोशिश करो कि उसको चेक करो कि उसको निकालेंगे कैसे, और फिर निकालने के टाइम जो उसमें प्रॉब्लम आए फिर उसका हम सलूशन खोजेंगे। क्या निकालना है, किसकी वैल्यू निकालना, अपने को मॉड ऑफ ए बार प्लस 3b बार होल स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ ए बार 3c बार होल स्क्वायर, इसकी वैल्यू निकालना है, इवैल्यूएट करना है। आओ इसको मैं ई कंसीडर कर लिया। अब यहां ध्यान से देखो, ये तो कुछ हमको दिख रहा है कि a प्लस बी द होल स्क्वायर, ऐसा कुछ दिख रहा है, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर इसमें लगा दो। लगाएंगे तो फिर कैसे लिखोगे, मॉड ऑफ ए बार का स्क्वायर प्लस 2 3 जा 6 हो जाएगा, 2ab वाला टर्म 3 2 जा 6 ए बार बी बार, ऐसे नहीं लिखना है, ये दोनों वेक्टर है, दोनों को इंटू करना तो डॉट प्रोडक्ट प्लस b का स्क्वायर, b की जगह 3b बार है, इसका स्क्वायर करेंगे तो 9b मॉड ऑफ b बार का स्क्वायर, इसका एक्सपांशन हो गया। आओ इसका भी कर ले, इसमें भी वापस वही फार्मूला a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो मॉड ऑफ a बार स्क्वायर प्लस 2ab वाला टर्म लिखेंगे तो 3 2 जा 6 a बार डॉट c बार प्लस 3 का स्क्वायर 9 मॉड ऑफ c बार का स्क्वायर। अब ये पूरा इसकी वैल्यू मिल जाए तो हम इसको इवैल्यूएट कर सकते हैं। मॉड ऑफ ए बार बी बार सी बार, ये तीनों यूनिट वेक्टर हैं, तो ये तीनों का मैग्नीट्यूड 1 होगा, तो मॉड ऑफ ए बार 1 होगा, 1 का स्क्वायर 1 आएगा, प्लस 6 ए बार डॉट बी बार, ये देखो 9 ये 1 आएगा, मॉड ऑफ बी बार 1 1 का स्क्वायर 1, 9 से इंटू करोगे 9 ही आएगा, यहां पर 1 आएगा, 6 ए बार डॉट सी बार, यहां भी देखो 9 ही आएगा, क्योंकि मॉड ऑफ सी बार 1 होगा, उसका मैग्नीट्यूड 1 होगा, बिकॉज ऑफ सी बार इज यूनिट वेक्टर। अच्छा ये देखो 9 प्लस 1 10 19 ये 20 हो गया, और बाकी देखो दो टर्म इसमें बच रहा है, एक ये वाला टर्म और ये वाला टर्म, दोनों में अगर मैं 6 कॉमन ले लूं, ए बार डॉट बी बार, यहां पर क्या ए बार डॉट सी बार। अब देखो इसकी वैल्यू अपने पास है नहीं, अब आगे रास्ता बंद है, तो हम भी यहां पर बंद कर दिया, इक्वेशन 1 बना दिया। अब हम ये कोशिश करेंगे, मेन चीज क्या आपको समझना है कि क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए अप्रोच क्या होनी चाहिए, जो हमको निकालना है। पहले ये ट्राई करो कि अगर इसको मैं निकाल रहा हूं तो कैसे निकलेगा, क्या प्रॉब्लम होगी। अब हमने कोशिश बहुत किया, लेकिन हम जैसे यहां पहुंचे इसकी वैल्यू अपने को मालूम नहीं है। फिर वापस आप क्वेश्चन पे जाओ, एक चीज अपने को और दिया है, मॉड ऑफ ए बार प्लस बी बार का होल स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ ए बार प्लस सी बार का होल स्क्वायर दिस इज इक्वल टू 8। यानी अब हम समझ गए इसका कुछ सलूशन वहां से निकलेगा। आइए निकालते हैं। क्या दिया है, मॉड ऑफ ए बार प्लस बी बार होल स्क्वायर मॉड ऑफ ए बार प्लस सी बार होल स्क्वायर दिस इज इक्वल टू 8। अब अगर इसमें मैं a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा दूं
मैं बार बार क्यों बोल रहा हूं, ये तो आपको आता ही है। अब इसको हम लिखेंगे मॉड ऑफ ए बार का स्क्वायर 2a बार डॉट बी बार प्लस मॉड ऑफ बी का स्क्वायर, यहां इसका एक्सपांशन मॉड ऑफ ए बार का स्क्वायर प्लस 2a बार डॉट सी बार प्लस मॉड ऑफ सी बार का स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 8। अब देखो कैलकुलेशन को आप फास्ट कैसे करोगे, कैसे फास्ट करोगे। इसकी वैल्यू देखो 1 आ जाएगी, इसकी वैल्यू देखो 1 आएगी, ए भी 1 आएगा, ए भी 1 आएगा। तो यहां देखो 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 4 बार है, 4 आ गया, 4 आ गया। इस 4 को मैं अगर इधर कर दूं 8 माइनस 4 दिस इज इक्वल टू 4। अच्छा लेफ्ट हैंड साइड में क्या बच रहा है, ये देखो 2a बार डॉट बी बार और 2a बार डॉट सी बार। अगर मैं 2 कॉमन ले लूं तो a बार डॉट बी बार प्लस a बार डॉट सी बार, ये दिस इज इक्वल टू 4। अब अगर मैं इसकी वैल्यू निकालूं a बार डॉट बी बार प्लस a बार डॉट सी बार, ये देखो 4, ये 2 इधर इंटू में इधर जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, 4 डिवाइड बाई 2 कितना आ जाएगा 2। a बार डॉट बी बार प्लस a बार डॉट सी बार इज इक्वल टू आ गया 2। अब देखो जो हम लोग इवेल्युएट कर रहे थे यही प्रॉब्लम था, इसकी वैल्यू नहीं मालूम थी तो इसकी वैल्यू निकल के आ गई 2। तो यहां पर अगर मैं 2 रख दूं 20 प्लस 6, इसकी वैल्यू कितना मिल गई 2। यहां देखो a बार डॉट बी बार प्लस a बार डॉट सी बार दिस इज इक्वल टू 2, तो इसकी जगह हमने 2 रख दिया, तो ये हो गया 20, 6 2 जा 21 प्लस करेंगे आएगा 30, यानी जो इवेल्युएट करना था उसकी वैल्यू कितना है 32। क्या है 32, समझा क्या। आओ आगे वाला क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। इफ द वेक्टर्स एम आई कैप प्लस, ये देखो पहला वेक्टर है, दूसरा वेक्टर है और यहां से ये तीसरा वेक्टर है, लाई इन अ प्लेन, तीनों वेक्टर एक ही प्लेन में लाई कर रहे हैं। अब देखो क्वेश्चन का लैंग्वेज देखो, अभी अभी इसके पहले एक क्वेश्चन हम लोग कर रहे थे उसमें लिखा था वेक्टर्स आर लीनियरली डिपेंडेंट, और यहां सीधा सीधा लिखा है वेक्टर्स लाई इन द सेम प्लेन, यानी कि वेक्टर कोप्लेनर है। यहां डायरेक्ट बता दिए तीनों वेक्टर एक ही प्लेन में लाई कर रहे हैं, यानी वेक्टर्स क्या है कोप्लेनर। अच्छा कोप्लेनर है यानी डिटर्मिनेंट क्या होगा 0 होगा। बस ऐसे ही टाइम आपको बचाना है। डिटर्मिनेंट पहला वेक्टर आई जे के का कोएफिशिएंट, सेकंड वेक्टर आई जे के का कोएफिशिएंट, थर्ड वेक्टर आई जे के का कोएफिशिएंट, पहला वेक्टर ये देखो यहां ऐसे क्वेश्चन में से देख के डायरेक्ट कोएफिशिएंट लिखना है यम यम यन। सेकंड वेक्टर देखो आई प्लस के है, आई प्लस के, आई का कोएफिशिएंट 1, जे है ही नहीं है 0, के का कोएफिशिएंट 1। आगे थर्ड वेक्टर देखो आई का कोएफिशिएंट n, जे का भी n है, के का p है। अब इसको सॉल्व कर लो, बताना यहां से ऑप्शन देखते रहो, ये ऑप्शन दिया है m प्लस n प्लस p 0 r इन ए पी जी पी जी पी। अच्छा अब इसको सॉल्व कर ले हम लोग, जल्दी जल्दी सॉल्व करते हैं। ये देखो m ले लिया, इसका करिस्पॉन्डिंग कॉलम रो कट कर दिया तो 4 एलिमेंट बचा, p इंटू 0 0 माइनस n इंटू 1 n, सेकेंड एलिमेंट माइनस के साथ में, इसका कॉलम कट कर दिया रो कट कर दिया, p इंटू 1 आ गया p, n इंटू 1 माइनस n, थर्ड एलिमेंट n, इसका करिस्पॉन्डिंग कॉलम रो कट कर दिया, ये 4 एलिमेंट n इंटू 1 n आएगा माइनस 0 आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू 0। अब देखो 0 माइनस n, 0 माइनस n, अगर इसको हम लोग इंटू करें तो क्या आ जाएगा माइनस एम एन, यहां बताओ माइनस एम पी, माइनस इंटू माइनस प्लस एम एन, और यहां पर n आएगा, n माइनस 0 मीन्स n इंटू n कितना हो जाएगा n स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 0। अब अगर आप देख पा रहे हैं, अगर यहां ध्यान से देख पा रहे हैं, प्लस एम एन माइनस एम एन से कट गया, लेफ्ट हैंड साइड में बताओ क्या बच रहा है n स्क्वायर माइनस ये वाला टर्म क्या है एम पी, दिस इज इक्वल टू 0। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं n स्क्वायर इज इक्वल टू एम पी। आओ एक चीज यहां से आपको बताऊं, एक चीज आपको बताऊं, ए बी सी अगर ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है, इफ दीज 3 टर्म्स
दीज थ्री नंबर्स आर इन जीपी, तो हम लोग ऐसे लिखते हैं इसको b अपान ए इज इक्वल टू सी अपान बी, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी। अब ये ध्यान रखना है, अगर ऐसा रिलेशन मिल गया बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी, यानी कि तीन नंबर ए बी सी, ये जो बी है ना ये कहलाता है ज्योमेट्रिक मीन ऑफ ए एंड सी, एंड ए बी सी आर इन जीपी, जीपी मतलब ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, जिसका स्क्वायर है ना उसको बीच में लेके जाना है। तो यहां पर हम लोग लिख सकते हैं यम एन पी, एन का स्क्वायर है तो दोनों के बीच में लिख दो, यम एन पी आर इन जीपी, यम एन पी आर इन जीपी, ये देखो यम एन पी आर इन जीपी। अच्छा एक चीज और समझा दूं, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको जो यन है ना इसके दोनों के बीच में लिखना है, तो आप चाहे तो इसको ऐसे पी एन यम आर इन जीपी, कंफ्यूज मत होना, ये दोनों एक ही है, यम एन पी आर इन जीपी बोलो, पी एन एम आर इन जीपी बोलो, दोनों सेम है। कंडीशन क्या है, जिसका स्क्वायर है वो बीच में ही होना चाहिए। अच्छी ये देखो यम एन पी, एन यहां बीच में है, यहां है क्या, ये भी लिखा है जीपी ही लिखा है, लेकिन यन बीच में नहीं है तो ये गलत। करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, सी। क्या बोलते हो, समझ में आया? वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। द लाइन्स आर बार इज इक्वल टू दिस, आर बार इज इक्वल टू दिस विल इंटरसेक्ट इफ, ये बताना कि भाई दोनों लाइन एक दूसरे को कट कर रही है। इंटरसेक्ट मतलब दोनों लाइन एक दूसरे को कट कर रही है, तो उनके जब दो लाइन एक दूसरे को कट कर रही, इंटरसेक्ट कर रही है, तो बताओ कौन सा कंडीशन होना चाहिए जिसकी वजह से दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करे। अब ये क्वेश्चन तो वेक्टर्स चैप्टर का नहीं है, आगे आपने पढ़ा है लाइन्स एंड प्लेन पढ़ा है उसका है, लेकिन अब आ ही गया है तो वेक्टर इसमें यूज किया है, आओ इसको कर लेते हैं। अच्छा इसके लिए कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ते हैं पहले, आर बार इज इक्वल टू ए वन बार प्लस लैम्डा बी वन बार एंड आर टू बार, ये हमने दो लाइन ले लिया, यहां पर लिख दिया म्यू बी टू बार। अच्छा लाइन देख के आप समझ पाते हो क्या कि दोनों लाइन पैरेलल लाइंस हैं कि स्क्यू लाइंस हैं। हमने लाइंस एंड प्लेन में डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस निकाला है, डिस्टेंस बिटवीन टू स्क्यू लाइंस निकाला हुआ है। अच्छा पहले तो हमको ये पहचान में आना चाहिए कि जो दो लाइन दिया है स्क्यू लाइंस है कि नहीं है, पैरेलल लाइंस है कि नहीं है, कैसे पहचानेंगे? अच्छा इसमें जो पहली लाइन है जरा ध्यान से देखो, पहली लाइन यहां जो वेक्टर होगा ना उसके पैरेलल, फर्स्ट लाइन इज पैरेलल टू वेक्टर b1 बार एंड सेकंड लाइन r2 बार, दिस लाइन इज पैरेलल टू b2 बार। अच्छा अगर ये दोनों वेक्टर सेम होता तब ये दोनों लाइन पैरेलल होती, दोनों वेक्टर अलग अलग है तो इसका मतलब दोनों स्क्यू लाइंस है। अब स्क्यू तो दोनों के बीच डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, आपको डिस्टेंस फार्मूला याद है क्या? डिस्टेंस, हाउ टू फाइंड डिस्टेंस बिटवीन टू स्क्यू लाइंस, कैसे हम लोग डिस्टेंस निकालते हैं? डिस्टेंस दोनों स्क्यू लाइंस के बीच का डिस्टेंस, ये देखो a2 बार माइनस a1 बार डॉट प्रोडक्ट b1 बार क्रॉस b2 बार, अपान में आ जाएगा मॉड ऑफ b1 बार क्रॉस b2 बार, ये है डिस्टेंस। अगर दोनों लाइन एक दूसरे को कट कर रही है, ये दोनों लाइन एक दूसरे को कट कर रही तो दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। अब आपको क्वेश्चन बहुत ज्यादा लिखना नहीं है, आपको तो टाइम बचाना है, टाइम बचा लिया तो सब कुछ पा लिया। आओ यहां देखो दोनों लाइन देखो, a2 बार माइनस a1 बार, क्या बोलते हो, क्या यहां पर लिख दूं? मॉड ऑफ c बार माइनस a बार डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, यहां पर ये देखो क्या लिखा है b बार क्रॉस c बार, और इसका क्रॉस प्रोडक्ट किसके साथ ले लेंगे हम लोग? a बार क्रॉस b बार, ये देखो। अच्छा अपान में हम लोग क्या लिखेंगे? मॉड ऑफ दिस, मॉड ऑफ b बार क्रॉस c बार क्रॉस प्रोडक्ट a बार क्रॉस b बार, इसका मॉड a इक्वल टू 0। क्यों इक्वल टू 0? क्योंकि दोनों लाइन तो इंटरसेक्ट कर रही है,
तो दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या होगा, 0। अब यहां देखो ये जो डिनोमिनेटर में जब इसको आप इधर ले जाएंगे 0 हो जाएगा, यानी आपके पास जो बचेगा सी बार माइनस ए बार, यहां पर बचेगा बी बार क्रॉस सी बार क्रॉस ए बार क्रॉस बी बार, ये दिस इज इक्वल टू 0। अब अगर आपने इसको सॉल्व कर लिया तो मस्त मजे ही मजा आ गया। अच्छा यहां देखो कैसे सॉल्व करोगे इसको, सी बार माइनस ए बार, यहां देखो ये यहां पर ना वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट आप लगा सकते हैं, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। आओ एक बार आपको और याद दिलाऊं, ए बार क्रॉस बी बार क्रॉस सी बार, दिस इज इक्वल टू ए बार डॉट सी बार, ए बार डॉट सी बार इंटू क्या होगा बी बार माइनस ए बार डॉट बी बार इंटू होगा सी बार। अब यहां पर इसको आप सिंगल वेक्टर मान लो, जैसे यहां पर ए लिखा है इसको आप ए मान लो और इसकी जगह पर ये मान लो। अब आओ इसको अप्लाई करें हम लोग, तो फर्स्ट वेक्टर और इसका डॉट प्रोडक्ट, तो यहां पर हो जाएगा बी बार क्रॉस सी बार, बी बार क्रॉस सी बार, डॉट प्रोडक्ट क्या लिख दूं, बी बार लिख दूं, यहां पर बी बार लिख दिया, फिर बी बार क्रॉस सी बार डॉट प्रोडक्ट बी बार और इंटू ए बार आ जाएगा, इंटू ए बार हो गया, फिर माइनस इसका जो इसके नजदीक में वेक्टर है उससे डॉट प्रोडक्ट बी बार क्रॉस सी बार डॉट ए बार। अब इसमें कौन सा एक वेक्टर बच गया, बी बार, ये हो गया। अच्छा अब आगे देखो सी बार माइनस ए बार, यहां ये देखो ये देख रहे हो क्या, इसको हम लोग बोलते हैं बॉक्स प्रोडक्ट। और बॉक्स प्रोडक्ट में अगर दो वेक्टर सेम हो, ये नहीं समझ रहे हो क्या, अच्छा एक मिनट आओ इसको मैं बता दूं। जैसे लिखा है ए बार डॉट बी बार क्रॉस सी बार बराबर, इसको ही हम लोग बॉक्स प्रोडक्ट बोलते हैं, या इसको लिख सकते हैं ए बार बी बार सी बार, ऐसे लिख सकते हैं। अगर बॉक्स प्रोडक्ट में दो वेक्टर सेम हो गया तो होता है पूरा 0, क्या हो जाता है, पूरा 0 हो जाता है। अच्छा तो क्या बचा आपके पास, क्या बचा, ये बच गया आपके पास, क्या बचा, माइनस बी बार क्रॉस सी बार डॉट प्रोडक्ट ए बार, और इसमें इंटू क्या लगा है, बी बार इंटू लगा है, ध्यान से समझना नहीं तो यही करोगे गड़बड़। यहां देखो बी सी ए, ये अगर आप देख पा रहे हो तो ये बॉक्स प्रोडक्ट है, बी बार क्रॉस सी बार डॉट क्या है, ए बार है, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं बी बार सी बार ए बार, ऐसे लिख सकते हैं बी बार सी बार ए बार। मालूम अगर इसको हम लोग साइक्लिक ऑर्डर में चेंज करें, अब ऐसे लिखा है बी लिखा है। अच्छा साइक्लिक ऑर्डर में आप कैसे लिखते हो, साइक्लिक ऑर्डर में देखो कैसे लिखते हो, यहां पर लिखेंगे ए, यहां लिखेंगे बी, यहां लिखेंगे सी, तो ये क्या लिखा है बी सी ए, इसको हम लोग ए बी सी भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, ए बी सी। साइक्लिक ऑर्डर में चेंज करें या नहीं भी चेंज करना है तो मत करो, सी बार माइनस ए बार, इसको हम लोग लिख सकते हैं माइनस ऑफ बॉक्स प्रोडक्ट बी बार सी बार ए बार, और इनटू क्या है, बी बार है। ध्यान से देखो, ध्यान से। और अगर आपको ये समझ में आ रहा है, क्या समझ में आ रहा है, ये जो बॉक्स प्रोडक्ट लिखा है बॉक्स प्रोडक्ट, एक्चुअली ये क्या होता है, स्केलर होता है, इसको स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट भी बोलते हैं। अब ये स्केलर क्वांटिटी है, यहां पर यहां पर ये डॉट लगा है, डॉट, ये डॉट प्रोडक्ट है, ये डॉट प्रोडक्ट, ये डॉट प्रोडक्ट, तो दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट, ये देखो सी बार माइनस ए बार डॉट प्रोडक्ट, ये देखो बॉक्स प्रोडक्ट इंटू बी बार, ये पूरा स्केलर है, स्केलर क्वांटिटी। तो इसको मैं बाहर कर रहा हूं तो ये हो जाएगा माइनस बी बार सी बार ए बार, किसका डॉट प्रोडक्ट निकालना आपको, सी बार माइनस ए बार डॉट प्रोडक्ट बी बार, दिस इज इक्वल टू 0, इक्वल टू 0 ही है, सब इक्वल टू 0, ये भी इक्वल टू 0 है बराबर। अच्छा इक्वल टू 0,
अब ये देखो, ये तो जीरो होगा नहीं। अगर ये जीरो हो जाएगा तो ये तो इसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है, और हमको कंडीशन ना देखो वेक्टर के फॉर्म में लिखना है। ये जीरो नहीं हो सकता, ये जीरो हो जाएगा तो इसकी वैल्यू कुछ भी हो जाएगी, इस रिलेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो ये जीरो नहीं हो सकता, ये जीरो हो सकता है। अगर मैं इसको सी बार माइनस ए बार डॉट प्रोडक्ट बी बार इक्वल टू जीरो कर दूं, अब इसको मैं इसमें इसका डॉट प्रोडक्ट निकाल लूं, सी बार डॉट प्रोडक्ट बी बार माइनस ए बार डॉट प्रोडक्ट बी बार इक्वल टू जीरो। अब इसको लिख सकता हूं सी बार डॉट बी बार, दिस इज टेकन राइट हैंड साइड ए बार डॉट बी बार। तो क्या एक कंडीशन किसी ऑप्शन में दिया, सी बार डॉट बी बार इज इक्वल टू ए बार डॉट बी बार। ये वाला देखो जरा कंडीशन, ये वाला ए बार डॉट बी बार इज इक्वल टू बी बार डॉट सी बार। तो डॉट प्रोडक्ट कम्यूटेटिव होता है, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, ए बार डॉट बी बार इज इक्वल टू सी बार डॉट बी बार, ऐसे भी हम लोग लिख सकते हैं इसको। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है इसका, बी। देखो ना क्वेश्चन कितना लेंदी है, अगर आप ध्यान से नहीं समझोगे, ये सब कैलकुलेशन आप ध्यान से नहीं समझोगे तो मुश्किल होगा। और यहां पर देखो जो हमने B1 बार क्रॉस B2 बार लिया है, आप इसको B2 बार क्रॉस B1 बार भी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो तो ये समझ में आ गया। आगे वाला लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 है। इफ द पॉइंट्स A, B, C एंड D आर कोप्लेनर देन वैल्यू ऑफ P। बोल रहा है कि आपके पास ना 4 पॉइंट है A, B, C, D, these 4 points are coplanar, then find the value of P। अगर 4 पॉइंट कोप्लेनर है, 4 पॉइंट कोप्लेनर है A, B, C एंड D, 4 पॉइंट से हम लोग 3 वेक्टर बनाएंगे। ध्यान रखना, इसको AB बार, AC बार, AD बार, किसी एक ही पॉइंट से आपको स्टार्ट करना है। ए से AB बार, AC बार, AD बार, AB बार, AC बार, AD बार। अगर कोई 4 पॉइंट कोप्लेनर है तो उनसे 3 वेक्टर भी कोप्लेनर होगा। लेकिन वो 3 वेक्टर आपको कैसे बनाना है, एक कॉमन पॉइंट रखो, ए से स्टार्ट करो, AB बार, AC बार, AD बार, ये तीनों क्या होंगे, कोप्लेनर वेक्टर्स। तो आओ AB बार अगर मैं निकालूं, AB बार अगर मैं निकालूं तो डायरेक्ट आप AB बार लिख सकते हैं ऐसे। अब अगर आपको डायरेक्ट लिखने आ रहा है AB बार, अगर पूरा डिटेल में आप स्टेट बोर्ड में होते, स्टेट बोर्ड का अगर आप एग्जाम दे रहे होते, तो यहां मान लेते लेट A बार पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट A, इसका पोजीशन वेक्टर B बार, इसका पोजीशन वेक्टर C बार और D का पोजीशन वेक्टर D बार मान लेते। तो AB बार इज इक्वल टू यहां पर क्या लिखते, B बार माइनस A बार। लेकिन हमको तो शॉर्टकट में टाइम बचाना है, तो मैं AB बार को क्या लिख दूंगा, 2 माइनस 1 I कैप आ जाएगा, 1 माइनस 1 0 J कैप आ जाएगा, प्लस P माइनस 2, यहां P माइनस 2 K कैप आ जाएगा। ऐसे मैं AC बार निकालूंगा, AC 1 माइनस 1 कितना आ जाएगा, 0 I कैप, यहां 0 माइनस 1 J कैप, 3 माइनस 2 1 K कैप आ जाएगा। D बार 2 माइनस 1 कितना आ जाएगा, 1 I कैप, फिर 2 माइनस 1 J कैप आ जाएगा, 0 माइनस 2 K कैप आ जाएगा। और तीनों वेक्टर क्या है, कोप्लेनर है तो डिटर्मिनेंट क्या होगा, 0। तो डिटर्मिनेंट 1 0 P माइनस 2, यहां से 0 माइनस 1 एंड 1, यहां से 1 1 माइनस 2, डिटर्मिनेंट इज 0। फर्स्ट एलिमेंट 1 ले लिया, -1 इंटू -2 +2, 1 इंटू 1 -1। ये देखो ये 0 होगा तो इसको कुछ लिखना ही नहीं, पूरा 0 हो जाएगा, प्लस P -2 इंटू
इसका कॉलम रो कट कर दिया, 0 इंटू 1 0 आएगा, 1 इंटू -1 -1, तो यहां आ जाएगा +1, दिस इज इक्वल टू 0। तो यहां देखो 2 - 1 1, 1 इंटू 1 1 आ गया, ये पूरा 0 है। यहां आ गया p -2 इज इक्वल टू 0। ये देखो p -2 + 1 -1 इक्वल टू 0, तो p की वैल्यू आ गई 1, p की वैल्यू आ गई 1। तो ऑप्शन नंबर सी, 13 का सी, 13 का सी। क्या बोलते हैं, क्वेश्चन समझा क्या? तो ये देखो आसान नहीं है, मैं नहीं बोल रहा हूं कि आसान है, आसान नहीं है और नामुमकिन भी नहीं है, मुश्किल भी नहीं है, बस कोशिश लगातार होनी चाहिए। कोशिश में कमी, कोशिश में कमी, फिर मुश्किल होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू।